मङ्गलं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू शिक्षा सारांश। तो पटवार 2025 की जो परीक्षा है जो 17 अगस्त को होने वाली है, उसी परीक्षा की तैयारी का जो सीरीज हमने चलाई है, जिसके अंदर से हिंदी व्याकरण, सामान्य हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न, जिसके जरिए पटवार में सफलता की गुंजाइश 100% बन जाती है। अगर आप हिंदी व्याकरण अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके सफल होने के चांस पूरे बन जाते हैं। उसी हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए जो सीरीज हमने चलाई है, उसी का आज एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। पूरा उसको हम अच्छे से समझेंगे, उदाहरण और नियम, और प्लस सबसे बोनस चीज PYQs जो पटवार के पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, वो भी आज हम हल करेंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। 2 टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। इजी ट्रिक से मैं आपको समझाऊंगी, पूरा वीडियो अंत तक देखना है और इसके अंदर से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो हम देखिए शुरू करते हैं। ये हमारे सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम है और इसका जो पहला टॉपिक है, दिए गए शब्दों का संधि और शब्दों की संधि विच्छेद, ये टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में तैयार हो चुका है। तो जिन बच्चों ने आज ही हमें ज्वाइन किया है वो संधि वाला वीडियो जरूर देखें। आपके संधि के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, PYQs सॉल्व हो जाएंगे, तो कोई भी आपका संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा, 100% सफलता की गुंजाइश बन जाएगी। दूसरा आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। तो आज हमारा टॉपिक का नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। 2 टॉपिक आज हम क्लियर करेंगे और ये वीडियो शॉर्ट ही रहने वाला है, लेकिन इस शॉर्ट वीडियो के अंदर आपको पूरी सारगर्भित बात समझा दी जाएगी। दोनों टॉपिक्स का क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं परीक्षा के अंदर वो भी हम देखेंगे। इनके संयोग से, यानी या तो उपसर्ग के या प्रत्यय के संयोग से शब्द संरचना, या तो आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस में लिखा हुआ है कि या तो आपको उपसर्ग और शब्द दिया जाएगा, दोनों को प्लस करके उपसर्गिक शब्द बनाना होगा, या फिर शब्दों से उपसर्ग एवं प्रत्यय को अलग करना, ऐसा शब्द दे दिया जाएगा। फिर पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है या कौन सा प्रत्यय है। ये दोनों बातें जो हैं हमें पूछी जाएगी और इसका पहचान करना हमें आना चाहिए। तो ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा जनरल हिंदी का सिलेबस है। सारे ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो पटवार के अंदर सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश के लिए देखिए, सामान्य हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या आती है 22, जो कि 44 मार्क्स के होते हैं। तो पिछले जो पटवार भर्ती परीक्षा में पेपर हुए हैं, जो कि 2011 वाला और 2015 की भर्ती वाला और 2021 की भर्ती वाला, अभी तक फिलहाल पटवार भर्ती परीक्षा के 3 पेपर आयोजित हुए हैं, जो कि राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड ने आयोजित करवाए थे। उसके अंदर जब मैंने विश्लेषण किया हिंदी व्याकरण का, तो मैंने ये पाया कि ये जो प्रश्नों की संख्या है 22 जो दी हुई है, उसमें से 12 या 14 प्रश्न हर साल हिंदी के ही पूछे जाते हैं। अंग्रेजी के प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम रहती है। तो अगर आपकी हिंदी तैयार रहती है तो आपकी सिलेक्शन की पूरी गुंजाइश रहती है। तो चलिए आज हम इसी क्रम में हमारा पहला टॉपिक शुरू करते हैं, जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? देखिए, उपसर्ग जो है ये एक संस्कृत का शब्द है। जैसा कि हम जानते हैं कि उपसर्ग, इसके अंदर 2 चीजें हैं। उप का अर्थ होता है समीप, उप का अर्थ क्या होता है? समीप, और सर्ग का अर्थ होता है शब्द। यानी जो शब्द के समीप पड़ा हो और उसके साथ जुड़कर कुछ विशेष अर्थ प्रदान करे, उसे उपसर्ग कहते हैं। शब्द के समीप ही पड़ा होता है। देखिए, एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऊपर या संलग्न होना, या जैसा कि मैंने आपको बताया समीप होना, ठीक है, नजदीक होना। जब कोई उपसर्ग किसी शब्द के पास में पड़ा होता है, शब्दांश होता है ये एक, जो शब्द के पास में अगर पड़ा है तो उससे जुड़ जाएगा और जुड़ करके एक विशेष अर्थ का बोध करवाएगा, तो वो जो शब्द कहलाएगा वो उपसर्गिक शब्द कहलाएगा। अब ये जो संस्कृत से आया हुआ टॉपिक हिंदी के अंदर है, तो हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एक शब्दांश है, ठीक है ना, जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को बदलता है या उसमें कुछ वृद्धि कर देता है, उसके अर्थ में कुछ विशेषता ला देता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उपसर्ग का अर्थ जैसा कि आपको पता चली गया है, उपसर्ग के भेद
उपसर्ग के भेदों की बात करें तो उपसर्ग जो भेद है, जो टाइप्स हैं, वो 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है संस्कृत के उपसर्ग। क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक संस्कृत से आया है, तो संस्कृत के उपसर्गों का आना तो मतलब निश्चित ही था। दूसरा जो है हिंदी के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों को तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और हिंदी के उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, तत्सम और तद्भव शब्द जो आपके सिलेबस के अंदर लगे हुए हैं उसको भी आपको देखना है। तत्सम शब्द यानी संस्कृत के शब्द, और तद्भव शब्द यानी संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित होकर जिन शब्दों का प्रयोग लिया जाता है उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। और तीसरे प्रकार के जो उपसर्ग हमारे जो है सिलेबस के अंदर लगे हुए हैं वे हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग का अर्थ ये हुआ कि विदेशी लोगों के आने से, विदेशी शब्दों का प्रयोग करने से इन उपसर्गों का प्रयोग हिंदी में हुआ जाने लगा, और उसमें मुख्य करके उर्दू भाषा और अंग्रेजी भाषा के उपसर्गों का हम विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और उसमें कुछ विशेष अर्थ या नवीनता ला देते हैं। तो कुछ उपसर्गों के उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ ऐसे उपसर्ग होते हैं, यदि वो शब्द के साथ में जुड़ जाते हैं तो वहां कुछ संधियां हो जाती है, कुछ सामासिक कार्य हो जाते हैं। और दिखाई उपसर्ग में जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, पहला उपसर्ग जैसा कि हमारा यहाँ लिखा हुआ है अति उपसर्ग। अति का अर्थ होता है अधिक, ठीक है ना, अधिक या अत्यधिक। और अंत का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, इन दोनों उपसर्ग और शब्दों को जोड़ देने से जो शब्द बनता है वो बनता है अत्यंत। अब यहाँ क्या हुआ, तो यहाँ पे हुई संधि, जो कि हमने संधि के वीडियो में पूरे अच्छे से समझा रखी है। यहाँ पे यण संधि का प्रयोग हुआ है। तो उपसर्ग जब शब्दांश के आगे जुड़ते हैं, शब्दों के आगे जुड़ करके ये उपसर्गिक शब्द जब बनता है तो कहीं पे संधि होती है, कहीं समास होता है। ठीक है, इस प्रकार के कार्य होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जहां अति उपसर्ग है वहां अत्य शब्द भी पाया जाता है। तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि अति शब्द तो नजर नहीं आ रहा, जब वो अत्यंत शब्द है उसके अंदर अति शब्द छिपा हुआ है। देखिए अगला हमारा शब्द है अत्याचार। तो अति प्लस आचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय। अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय शब्दों के अंदर आपको आसानी से उपसर्ग दिखाई दे रहा है, तो इसमें टेंशन नहीं है। तो अत्य शब्द भी याद रखना है, अति के स्थान पर अत्य का प्रयोग पाया जाता है। दूसरा है हमारा अनुभव। अनु उपसर्ग है, अनु से बना अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन। एकदम सिंपल है, साफ दिखाई दे रहा है। तीसरा है अप। अप से बना अपयश, अपमान, अपशब्द, अपहरण, अपवाद। अव से बना अवसान, अवसर, अवकाश, अवनति, अवगुण। अव का अर्थ होता है बुरा। आ उपसर्ग से बनता है आहार, आजीवन, आगमन, आदान। उप उपसर्ग से बनता है उपवन, उपकार, उपनगर, उपचार, उपदेश, उपनगर। प्रति उपसर्ग से बनता है प्रतिरूप, प्रतिकूल, प्रतिनिधि, प्रतिवादी। सह से सहपाठी, सहमति, सहकारी, सहचर और सहयोग। चिर से बनता है चिरजीवी, चिरकाल, चिरायु। ठीक है ना। देखिए चिर और चिरम दो उपसर्ग होते हैं, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन चिरम शब्द जो है वो संस्कृत वाला उपसर्ग है। और चिरमजीवी यानी लंबी आयु जीवन जीने वाला, चिरकाल यानी लंबे समय तक, चिरायु यानी लंबी आयु जीने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे चिरम नहीं है, उपसर्ग का नाम चिर है इसलिए चिरजीवी ही रहेगा। चिरमजीवी के ऊपर बिंदी लगेगी, वो चिरम संस्कृत वाला होता है। सु से बनता है सुगम, सुबोध, सुलभ, सुजान। वी से बनता है वियोग, विनाश, विदेश, विकार, विज्ञान। सम से बनता है समकोण, समकालिक और समकालिक। तो ये 2 बार लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले जो उपसर्गों का भेद था उसमें संस्कृत के उपसर्ग हमने देखे थे कि हमारे कोर्स में हैं। जो संस्कृत के उपसर्ग हैं वो तत्सम उपसर्ग कहलाते हैं। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था, संस्कृत के जितने भी शब्दों का प्रयोग हिंदी में किया जाता है वो तत्सम कहलाते हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग तत्सम उपसर्ग के नाम से भी जाने जाते हैं। संख्या में 22 होते हैं।
हिंदी में उपसर्गों की कोई गिनती निश्चित नहीं है, उर्दू से आए हुए उपसर्गों की गिनती निश्चित नहीं है, अंग्रेजी के उपसर्गों की गिनती निश्चित नहीं है, लेकिन संस्कृत के उपसर्गों की गिनती निश्चित है। तो वो संख्या में अगर पूछ लिए जाए, बाई चांस पूछ लिया जाता है कभी कभार, तो उनकी संख्या हमें याद रखनी है 22। ठीक है, तो अब हम देखते हैं संस्कृत के कौन कौन से उपसर्ग हैं और उनसे किस प्रकार के शब्द बने हैं। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, अति। अति जो है इसका अर्थ होता है अधिक, ऊपर या उस पार। अति, अति से अति शब्द मिलकर के शब्द भी बनता है, जैसे कि अतिकाल, है ना। लेकिन अत्याचार, अत्याचार, अति प्लस आचार, तो अति शब्द जो है वो अत्य के रूप में भी पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है, ये ट्रिक हमें ध्यान रखनी है। अति से बन गया अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अत्युक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। अतिक्रमण और अतिक्रमण ये दो शब्द अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अतिक्रमण का मतलब क्या होता है कि जो क्रम है उसको पार कर जाना, यानी अपनी सीमा को लांघ जाना, और कर्मण, अपने कर्मों को लांघ जाना, अतिक्रमण। इन दोनों शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। दूसरा हमारा उपसर्ग है जिसका नाम है अधि। इसका मीनिंग होता है ऊपर या श्रेष्ठ, जैसे कि अध्यक्ष। अधि शब्द जो है, अधि उपसर्ग जो है वो अध्य इस रूप में भी पाया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो अधि उपसर्ग जहां लगा होगा वह जरूरी नहीं है कि हमें अधि ही दिखाई दे, जैसे कि अति अत्य में रूपांतरित हो जाता है संधियों के कारण, सिमिलरली अधि जो है वो अध्य में परिवर्तित हो जाता है। शब्द बनता है अधिकरण, अधिकार, अधिराज, अध्यात्म। जैसे कि यहाँ देखिए आप लिखा हुआ है अध्यात्म, तो अधिधन आत्म। अध्यक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधिपति, अध्यक्ष। ठीक है, अगला हमारा उपसर्ग है अप। अप का अर्थ होता है बुरा या अभाव या हीनता या विरुद्ध। अब आप सोचेंगे कि एक उपसर्ग के इतने सारे मीनिंग कैसे हैं, तो अलग अलग शब्दों के साथ जुड़कर वो अलग अलग अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, इस कारण इसके अर्थ इतने सारे होते हैं। तो अप से बनता है अपकार, अपमान, अपशब्द, अपराध, अपहरण, अपकीर्ति, अपप्रयोग, अपव्यय, अपवाद इत्यादि। इस प्रकार से शब्द बनते हैं। अगला है अ का अर्थ होता है अभाव या कमी, अज्ञान, अधर्म, अस्वीकार। अनु, अनु, अब देखिए ये जो अनु है ये भी अनु स्वयं के रूप में भी पाया जाता है और अन्व इस रूप में भी पाया जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है, ये जो अधि है, अनु है, अपि है, ये सब जो ई और य और व बन रहे हैं, ये कौन सी संधि से बन रहे हैं? यण संधि से। अनु का अर्थ होता है पीछे, समानता, क्रम या पश्चात। अनु से बनता है अनुशासन, अनुज, अनुपात, अनुवाद, अनुचर, अनुकरण, अनुरूप, अनुस्वार, अनुशीलन इत्यादि। अगला जो उपसर्ग है संस्कृत का जिसका नाम है आ, जिसे कई जगह पर आंग भी लिखा जाता है। ये दोनों एक ही चीज है। और, सीमा, समेत, कमी, विपरीत। आ से बनता है आकाश, आदन, आजीवन, आगमन, आरंभ, आचरण, आमुख, आकर्षण, आरोहण। तो जहां पे भी आपको आ दिखाई देगा सबसे सिंपल है। दूसरा है अव, नेक्स्ट जो है उसका नाम है अव। अव का अर्थ है हीनता, अनादर या पतन। अव से बनता है अवगत, अवलोकन, अवनत, अवस्था, अवसान, अवज्ञा, अवरोहण, अवतार, अवनति, अवशेष। ठीक है, इस प्रकार से हमारे अगले उपसर्ग का नाम है उप। उप का अर्थ होता है निकटता, सदृश, गौण, सहायक, हीनता। उप से जो है वो शब्द बनते हैं उपकार, उपकूल, उपनिवेश, उपदेश, उपस्थिति, उपवन, उपनाम, उपासना, उपभेद। अगला हमारा उपसर्ग है जिसका अर्थ है नाम है नी। नी का अर्थ होता है भीतर, नीचे या अतिरिक्त या विशेष अर्थ में भी नी जो है वो विशेष अर्थ में भी प्रयोग में लाया जाता है, यह हमें ध्यान रखना है। नी से बनता है निदर्शन, निपात, नियुक्त, निवास, निरूपण, निवारण, निम्न, निषेध, निरोध, निदान, निबंध। अगला हमारा उपसर्ग है जिसका नाम है निर। निर का अर्थ होता है बाहर, निषेध या रहित या कमी। शब्द बनते हैं निर्वास, निराकरण, निर्भय, निरपराध, निर्वाह, निर्दोष, निर्जीव, निरोग, निर्मल। अगला हमारा उपसर्ग है, अब देखिए ये मैंने आपको उसमें भी बताया था लेकिन इसमें भी मैं इसका उल्लेख कर ही देती हूँ। निर उपसर्ग जो है जिसके अंदर र के अंदर हलंत लगा है। हलंत का अर्थ क्या हो गया कि ये जो र है ये कैसा है, ये अपने आधे रूप में है।
और इसके लिए मैंने एक आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी कि आधा र सर पर चढ़ा, जैसे कि यहाँ गर्व है, पर्व है, कर्म है, धर्म है, इन सभी शब्दों में जो आपको ऊपर र की मात्रा दिखाई दे रही है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये आधा र है। आधा र के अंदर जब अ के स्वर की कमी होती है, वो आधा होता है तो ऊपर चढ़ जाता है। और पूरा र पैर पे पड़ा, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि प्रदीप है, या इस प्रकार से शब्द जिसके अंदर जैसे क्रम है या श्रम है, इन सभी शब्दों में जो ये जो र आपको नजर आ रहा है, ये जो र है ये पूरा है। और गोलाकार व्यंजनों में जैसे ट हलंत था, उसके अंदर र की मात्रा नीचे लगती है, जैसे ड हलंत था, उसके अंदर र की मात्रा नीचे पड़ती है। तो जो व्यंजन नीचे से गोलाकार होते हैं उनके अंदर पाताल लोक में पड़ा। तो र का सूत्र हमें याद रखना है, आधा र सर पे चढ़ा, पूरा र पैर पे पड़ा और गोलाकार व्यंजनों में पाताल में गिरा। तो आप देखेंगे कि निर्वास शब्द है, यहाँ निर्भय है, निर्वाह है, निर्दोष है, निर्जीव है, निर्मल है, इन सभी शब्दों में जो ऊपर मात्रा दिखाई दे रही है वो र की है। यानी यहाँ पे जब आपको पूछा जाए कि उपसर्ग कौन सा है, तो वहां पे आपको उपसर्ग में निर हलंत वाले र का प्रयोग आपको करना है। अगला हमारा उपसर्ग है परा, जिसका अर्थ होता है उल्टा, अनादर या नाश। शब्द बनते हैं पराजय, पराक्रम, पराभव, परामर्श, पराभूत। अगला है परि, आसपास, चारों ओर, पूर्ण। अब देखिए हिंदी में परि ये दो शब्द होते हैं। ये परि तो है उपसर्ग जिसका अर्थ है चारों ओर, ठीक है ना। और ये परि जिसका अर्थ होता है अप्सरा या स्वप्न लोक वाली परि। तो ये परि शब्द जो है ये मात्रा के कारण दो अलग अलग अर्थों का बोध करवाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि जब भी उपसर्गों की बात होगी तो परि के अंदर छोटी की मात्रा आएगी, बड़ी की मात्रा नहीं आएगी। तो जैसे कि यहाँ परिक्रमा यानी चारों तरफ क्रमण करना, घूमना, परिजन यानी हमारे चारों रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी, परिणाम, परिधि, परिपूर्ण, प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर या यश, प्रकाश, प्रख्यात, प्रचार, प्रबल। अब देखिए प्रख्यात, प्रबल, प्रकाश, इन सब में जो प्र आपको दिखाई दे रहा है उसमें अगर आपको ध्यान लगाना हो तो र कौन सा है, र नीचे है, आधा र सर पे चढ़ा, पूरा र पैर पे पड़ा, यहाँ पे र पूरा है। प्रभु, प्रभु आप समझेंगे प्रभु में कोई उपसर्ग नहीं है। देखिए प्र यानी अधिक, ऊपर, और भू यानी धरती के, धरती से जो ऊपर रहते हैं उन्हें हम प्रभु कहते हैं। प्रयोग, प्रगति, प्रसार, प्रयास। अगला जो हमारा उपसर्ग है जिसका नाम है प्रति, प्रति का अर्थ होता है विरोध, बराबरी, प्रत्येक या परिवर्तन। शब्द बनते हैं प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रत्येक, प्रतिदान, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष। इस प्रकार से प्रति शब्द से ये शब्द बनते हैं। तो प्रति का भी आपको ध्यान रखना है कि प्रति से ये प्रति प्लस एक, तो यहाँ देखिए प्रति का रूप चेंज हो गया, यहाँ बन गया प्रत्येक। यहाँ क्या बन गया, प्रत्येक बन गया। तो प्रति जो है वो प्रत्यय में कन्वर्ट हो गया। कौन सी संधि है, ये यण संधि का प्रयोग किया गया है। तो कई बार अब आजकल नया ट्रेंड चला है परीक्षाओं के अंदर पूछने का कि कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें संधि भी है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है। तो ये प्रति से प्रत्येक बनने वाला ऐसा शब्द है जिसके अंदर संधि भी हुई है और उपसर्ग का प्रयोग भी हुआ है। अगला हमारा उपसर्ग है वी का अर्थ होता है विभिन्नता, हीनता, असमानता या विशेषता। विकास, विज्ञान, विदेश, विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विराम, वियोग, विभाग, विकार, विमुख, विनय और विनाश। इस प्रकार से ये वी से बनने वाले शब्द हैं। अगला है सम, सम और सम का म हलंत है। तो जब सम के म की बात आती है उपसर्गों के अंदर तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म हलंत लगा करके, और इसको अनुस्वार के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये जो नियम है ये 1995 में बन गया था कि हलंत म के स्थान पर हम अनुस्वार का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पे जो शब्द दिखाई दे रहे हैं उनमें अनुस्वार दिखाई दे रहा है। सम का अर्थ होता है पूर्णता या संयोग, संकल्प, संग्रह, संतोष, संन्यास। ये जो सम है ये सन के रूप में भी हमें दिखाई देता है और सत के रूप में भी हमें दिखाई देता है और सद के रूप में भी हमें दिखाई देता है। इन सभी से बनने वाले जो शब्द हैं वो अलग अलग रूप में हमें दिखाई देते हैं, जैसे संयोग, संस्कार, संरक्षण, संहार, सम्मेलन,
संस्कृत सम्मुख संग्राम इत्यादि। अगला है सु। सु का अर्थ होता है सुखी या अच्छा भाव या सहज या सुंदर। सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर, स्वागत। अच्छा, अब कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो स्वागत के अंदर सु है, इस बात को हमें ध्यान रखना है कि सु प्लस आगत स्वागत होता है, स्व प्लस आगत नहीं होता। सु यानी आगत यानी आए हुए का सुंदर मतलब सत्कार करना, स्वागत। सुयश, सुभाषित, सुवास, सुजन। अगला जो उपसर्ग है हमारा वो है अ या अन, जिसका अर्थ होता है निषेध। निषेध को सामान्य हिंदी में हम क्या कहते हैं? मना करना। किसी चीज को मना करना होता है तो उसके लिए या तो हम अ का या अन का उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, जैसे अमोल, अपढ़, अजान, अथाह, अलग, अनमोल, अनजान। अगला है अन, उन। उन का अर्थ होता है एक कम। अब ये भी हमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि उन का अर्थ क्या होता है? एक कम। जैसे कि 19 यानी 20 में एक कम, 29 यानी 30 में एक कम, 49 यानी 50 में एक कम, 59 यानी 60 में एक कम, 69 70 में एक कम। अगला है दू। दू का अर्थ होता है बुरा या हीन, दुकाल, दुबला। नी का अर्थ है निषेध, अभाव, निकम्मा, निडर, निखरा, निहत्ता, निगोड़ा इत्यादि। कु या क, जिसका अर्थ होता है बुराई या हीनता, कुखेत, कुपात्र, कुकाठ, कपूत, कुढंग इत्यादि। संस्कृत के 22 उपसर्ग पूरे हो गए। अब हम पढ़ते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्गों में सबसे पहला है अन। अब देखिए हिंदी का जो उपसर्ग है वो है अन और संस्कृत का जो उपसर्ग होता है वो होता है अन। इसमें क्या फर्क है? अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें न पूरा है और इसमें न हलंत है। तो जिसमें भी न हलंत है वो संस्कृत का होगा और जिसमें न पूरा है वो हिंदी का होगा। दोनों का अर्थ एक ही है, निषेध अर्थ में, ठीक है ना। अनमोल, अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा। अध, अध यानी आधा, अध जला, अध खिला, अध पका, अध कचरा, अध कच्चा, अध मरा। उन, उन संस्कृत में भी था, हिंदी में भी है, वही अर्थ है एक कम, 29, 49, 59। भर, भर का अर्थ होता है पूरा, ठीक है ना। भरपेट, भरपूर, भरदिन, भरपूरा, भरपेट, भरपूर, भरसक, भरमार। दू का अर्थ होता है बुरा, हीन या विशेष, दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुकाल। नी का अर्थ होता है अभाव या निशेष, विशेष। अब देखिए ये बहुत सारे उपसर्ग ऐसे हैं जो आप सोचेंगे कि संस्कृत में थे हिंदी में आ गए। हाँ, संस्कृत में थे, लेकिन संस्कृत में इनमें या तो हलंत लगा था या विसर्ग लगा था, कुछ ऐसी चीज थी, उसको हटा करके हिंदी में प्रयोग में ले लिया। नी से बनता है निगोड़ा, निडर, निकम्मा। अ, जिसका अर्थ है अभाव या निषेध, अछूता, अथा, अटल। क, जिसका अर्थ है बुरा, कपूत या कचोट। कु का अर्थ भी बुरा, कुचाल, कुचैला, कुचक्र। अव का अर्थ होता है हीन या निषेध, औगुण, औगर, औसर, औसान। सु का अर्थ है अच्छा, सुडोल, सुजान, सुगढ़, सुफल। पर यानी दूसरा या बाद में, परलोक, परोपकार, परसर्ग, परहित। बिन का अर्थ होता है बिना या निषेध, बिन ब्याहा, बिन बादल, कहावत है ना, बिन बादल बरसात। बिन पाए, बिन जाने, बिन जाना, बिन बोया, बिन देखा, बिन खाया, बिन चखा, बिन काम। और भर वाला हम ऊपर पढ़ चुके हैं, पूरा या ठीक, भरपेट, भरसक, भरपूर, भरदिन। अब हम पढ़ते हैं उर्दू के उपसर्ग जो कि हिंदी में प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए उर्दू के उपसर्गों की जो लैंग्वेज है वही अलग ही होती है, तो हमें आराम से पता चल ही जाता है। पहला है ला का अर्थ होता है बिना, लाचार, जिसके पास कोई उपचार ना हो। लाजवाब, जिसका कोई जवाब ना हो। लापरवाह, जिससे कोई परवाह ना हो। लापता यानी जिसका कोई पता ना हो। बद का अर्थ होता है बुरा, बदसूरत, जिसकी सूरत बुरी हो। बदनाम, नाम बुरा हो। बद दिमाग, बदमाश, बदकिस्मत। बे का अर्थ होता है बिना, बेकाम, बिना काम का। बेअसर, बेरहम, बेईमान, बेरहम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या कम, हीन। तो इसके शब्द बनते हैं कमसिन, काम, कम ख्याल, कम है ये, कम ख्याल, कमजोर, कम दिमाग, कमजात। अगला है गैर। गैर का अर्थ होता है के बिना या निषेध, गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर, गैर सरकारी। खुश का अर्थ होता है श्रेष्ठता, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है तो खुशनुमा, खुशगवार, खुश मिजाज, खुशबू, खुशदिल, खुशहाल। ना का अर्थ होता है अभाव, ना, मना करना, कमी होना, ना राज, ना लायक, नादान, नामुमकिन, नापसंद, नादान। नादान और नामुमकिन यहाँ दो शब्द हैं।
नामुमकिन है और नादान। अल का अर्थ होता है निश्चिंत, अलबत्ता, अलगरज। बर का अर्थ होता है ऊपर या बाहर, बर्खास्त, बर्दाश्त, बरवक्त। बिल का अर्थ होता है के साथ, बिल आखिर, बिल्कुल, बिल वजह। देखिए बिल भी दो है, एक तो बिल है और एक बिला है, ठीक है ना, वो अभी आएगा। हम का अर्थ होता है बराबर या समान, हम उम्र, हमदर्दी, हम पेशा। दर का अर्थ होता है में, दर असल, दर हकीकत। फिल या फी जिसका अर्थ होता है में या प्रति, फिलहाल, हाल में। फी आदमी यानी हर आदमी। ब का अर्थ होता है और, अनुसार, बनाम, बदौलत, बदसूरत। बा का अर्थ होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब, बामौका। सर का अर्थ होता है मुख्य, सरताज, सरदार, सरपंच, सरकार। बिला, अब देखिए मैंने आपको बिल बताया था ऊपर और यहाँ है बिला। तो बिल का अर्थ होता है के साथ और बिला का अर्थ होता है बिना। बिला वजह, बिला शक और हर, प्रत्येक, हर दिन, हर साल, हर एक, हर बर। अब हम अंग्रेजी के प्रत्यय उपसर्ग पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी के उपसर्ग जो हैं वो देखिए क्या क्या हैं। सबसे पहला है सब, जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे, जैसे सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी, है ना, सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। डिप्टी यानी हेल्पिंग, सहायक। डिप्टी कलेक्टर, सहायक कलेक्टर, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी मिनिस्टर। वाइस का अर्थ भी सहायक होता है, वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख, चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी। और हेड का अर्थ होता है मुख्य, हेड मास्टर, हेड क्लर्क। इस प्रकार से हमने देखा कि हिंदी के, संस्कृत के, उर्दू के और अंग्रेजी के उपसर्गों का प्रयोग हिंदी शब्द बनाने में किया जाता है। अब हम करते हैं पटवार में जो PYQs आए हैं। पटवार की परीक्षा अभी तक 3 बार हुई है, 2011, 2015 और 2021 में। तो 2011, 15 और 21 में उपसर्ग से संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे गए वो मैंने आपके लिए यहाँ इकट्ठे करके रखे हैं। तो देखिए 2011 के अंदर पैटर्न बहुत इजी था, तो इजी क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में विदेशी उपसर्ग है? अब विदेशी उपसर्ग या तो उर्दू का होगा या अंग्रेजी का होगा, क्योंकि विदेशी भाषा का होगा, संस्कृत का और हिंदी का उपसर्ग तो नहीं होगा। तो ऐसा शब्द हमें देखना है जिसके अंदर ये उपसर्ग लगा है। तो पहला देखिए, पहला शब्द यहाँ लिखा है निर्धन। तो निर्धन में निर प्लस धन, ये तो संस्कृत वाला उपसर्ग हो गया। दूसरा है तिरस्कार, तो तिरह प्लस कार, ये भी संस्कृत वाला हो गया। तीसरा है बेईमान, तो बे प्लस ईमान। और चौथा है आमरक, तो आ प्लस मरक। अब देखिए आपको यहाँ पे 4 शब्द नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से जो तीसरा नंबर है वो देखिए हमें पूछा गया विदेशी, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बेईमान। ठीक है, अगला जो है 2015 के अंदर प्रश्न, 2011 में एक ही प्रश्न आया था उपसर्ग का। 2015 के अंदर सेट ए का जो पेपर हुआ था उसमें पहला नंबर हिंदी का क्वेश्चन आया था उपसर्ग से रिलेटेड। निम्न में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? अब इस बात को हमें ध्यान रखना है कि आजकल के जो पैटर्न है परीक्षा के अंदर उसमें नहीं है, ये करके हमें प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमें उन चारों जो ऑप्शंस होते हैं उनको ध्यान से देखना होता है, तो चारों को देखना है। तो पहला देखिए अधि, पहले में अधि नजर आ रहा है, दूसरे में अभ्य, अभ्य यानी अभी, तीसरे में भी अभी, चौथे में अभी। तो हमें यही तो पूछा है कि अभी उपसर्ग नहीं है, तो इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो यही हमारा आंसर है अधिपति। अगला हमारा जो प्रश्न है जो कि 2015 के सेट ए में पूछा गया था कि प्रति उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है, तो हमें बताना है कि प्रति से कौन सा बन रहा है। देखिए प्र, यहाँ प्रयत्न, प्र प्लस यत्न, प्रबल, प्र प्लस बल, प्रत्यक्ष, प्रति प्लस अक्ष और पराजय, परा प्लस जय। तो साफ दिखाई दे रहा है, तो यही हमारा आंसर होगा प्रत्यक्ष। अगला 2015 की पटवार सीधी भर्ती परीक्षा के अंदर सेट बी के अंदर क्या प्रश्न पूछे गए थे उपसर्ग से संबंधित? पूछ रहे हैं स उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, जब भी हम उसका सही उत्तर दे पाते हैं। नहीं है पूछा है, तो यहाँ पे पूछा है सोदाहरण, सोदाहरण, तो यहाँ इसका डिटेल होगा स प्लस उदाहरण, यहाँ तो है। फिर पूछा है सहानुभूति, तो यहाँ क्या होगा सह प्लस
अनुभूति। तो देखिए यहाँ पे सह है, तीसरा है सोल्लास, स प्लस उल्लास, और चौथा है सहित, स प्लस हित। तो अगर हम इन चारों को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर स नहीं है, सह है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा था स नहीं होना चाहिए। अगला 2021 पटवार भर्ती परीक्षा में उपसर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि 24/10/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था, उसमें क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। अब इस प्रश्न को हमें ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। तो पहला जो शब्द है वो है अंतःकरण। जो इसे हम देखते हैं, इसके अंदर शब्द है अंतः प्लस क्री प्लस अन, या अंतः प्लस कर प्लस अन। ठीक है, तो यही तो हमें पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों होने चाहिए। तो पहले वर्ड में तो हो गए भैया, अंतःकरण में हो गए। दूसरा इसका साथ वाला जो ऑप्शन है वो है अकथन प्लस ईय। अकथनीय के अंदर अ भी है और ईय भी है, यहाँ पे अंत है और अन है, तो यही होना चाहिए आंसर। फिर भी हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरा है बहिर्गमन। तो बहिर्गमन के टुकड़े क्या होंगे भाई, बही प्लस गमन, और इसके साथ वाला शब्द है अध्यात्म, तो अधि प्लस आत्म। ठीक है ना। तो बहिर्गमन में तो फिर भी हम समझ सकते हैं उपसर्ग भी है, प्रत्यय, फिर दोनों ऑप्शन में होना चाहिए। ये पूछ रहे हैं कि ऐसा वाला ऑप्शन ढूंढिए जिसके दोनों शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो अध्यात्म में तो नहीं है, तो ये भी आंसर रॉन्ग हो गया। पुरा काल में पुरा प्लस काल, इसमें कोई भी प्रत्यय का प्रयोग नहीं है। अधोगत, अधः प्लस गत, इसमें भी उपसर्ग ये प्रत्यय नहीं है। अध खिला, अध प्लस खिला, अनपढ़, अन प्लस पढ़, ये जो तीनों शब्द हैं, ये तीनों ऑप्शन है, ये नहीं होने चाहिए। आंसर ये होगा अंतः प्लस करण, और अकथनीय अकथन प्लस ईय। तो ये अ जो है उपसर्ग है, ईय जो है प्रत्यय है, अंतः जो है उपसर्ग है, और अन जो है वो प्रत्यय है। तो हमें यही पूछा था। अब देखिए प्रश्नों का लेवल अलग हो गया है 2021 के अंदर, और 2025 के अंदर जो परीक्षा आएगी उसमें भी प्रश्नों का लेवल अलग होगा। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपके सवाल सही होने वाले हैं। 2021 इवनिंग शिफ्ट में 24 तारीख को अक्टूबर के अंदर जो प्रश्न है, वही प्रश्न, उसी प्रकार का प्रश्न रिपीट हुआ है। ऐसा शब्द छांटना है, ऐसा ऑप्शन जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया हो। तो देखिए यहाँ है आ बाल वृद्ध, तो आ तो उपसर्ग हो गया, और बाल और वृद्ध तो ये शब्द होते हैं, इसमें प्रत्यय नहीं है। अपकीर्ति में अप और कीर्ति है, इसमें भी प्रत्यय नहीं है। झगड़ालू में झगड़ प्लस आलू, यहाँ प्रत्यय है प्लस उपसर्ग नहीं है। ससुराल, ससुर प्लस आल, तो यहाँ प्रत्यय है, ससुर के पीछे जो जुड़ा हुआ है आल शब्द प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। अगला जो ऑप्शन हमारे पास आया है वो है अलौकिकता। इसे हम अगर ध्यान से देखें तो अलौकिक, अलौकिक प्लस ता, तो यहाँ अ उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, यानी ये ऑप्शन सही है। और दूसरा इसका शब्द है प्र प्लस शासनिक, प्र प्लस शासन प्लस इक, यानी यहाँ पे उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है, यानी यही हमारा आंसर है। और यही तो पूछा था कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ऐसे शब्द बताइए जिसमें ये दोनों हो। अनुकरणीय में भी है लेकिन निश्चल में नहीं है। अनुकरणीय में अनु उपसर्ग है, करण है और ई प्रत्यय है, लेकिन निश्चल शब्द में नी प्लस चल है। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न जो हमारा 2021 के अंदर 24 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था, वही प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग, ये प्रश्नों का ट्रेंड है, ध्यान रखना है हमें। तो पहला जो है हम देखते हैं 29, तो इसके अंदर उन प्लस 30 बराबर उपसर्ग तो है प्रत्यय नहीं है। वर्तमान में व्रत प्लस मान, ठीक है ना। भुलक्कड़, भूल प्लस अक्कड़, यहाँ प्रत्यय है उपसर्ग नहीं है। हंसोड़ा, हंस प्लस ओड़ा प्रत्यय है उपसर्ग नहीं है। फिलहाल, फिल प्लस हाल उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। अध कचरा, अध प्लस कचरा उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है। तो चौथा नंबर जो ऑप्शन है उसे अगर हम देखते हैं सु बास प्लस इक, तो यहाँ उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। दूसरा हम देखते हैं अभी प्लस मान प्लस ई, तो यहाँ उपसर्ग भी है प्रत्यय भी है। यही हमारा आंसर होगा
अब सुवासिक और अभिमानी। अगला हमारा क्वेश्चन जो 2021 के अंदर पूछा गया था, फोर्थ शिफ्ट के अंदर, इवनिंग शिफ्ट के अंदर, वही प्रश्न कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया वो वाला बताना है। तो पहला देखिए चुगलखोर, तो चुगल प्लस खोर, यहाँ पे जो शब्द है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रत्यय है, उपसर्ग नाम की चीज नहीं है। दूसरा है पथरीला, तो पत्थर प्लस ईला, तो यहाँ पे भी सिर्फ प्रत्यय है। दुस्साहसिक, हाँ यहाँ शब्द अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ क्या है, दुस प्लस साहस प्लस इक, तो यहाँ देखिए दुस नाम का उपसर्ग भी है और इक नाम का प्रत्यय भी है। अगला शब्द है अनुशासनिक, तो अनु प्लस शासन प्लस इक, तो प्रत्यय भी है उपसर्ग भी है। यही तो हमें पूछा गया है, यही हमारा आंसर है। अगला ऑप्शन भरपूर में भर प्लस पूर सिर्फ उपसर्ग है, कुरूप में कु प्लस रूप सिर्फ उपसर्ग है। अनसुनी अन प्लस सुनी, पागलपन पागल प्लस पन, ये जो सारे शब्द हैं इनमें से ये सेकंड नंबर ऑप्शन ही ऐसा है जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। तो आई होप, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि उपसर्ग नाम का टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम प्रत्यय को पढ़ लेते हैं। प्रत्यय भी एक संस्कृत शब्द है और प्रत्यय का अर्थ होता है पक्ष या प्रकार। अब देखिए प्रत्यय वे शब्दांश, हिंदी के अनुसार वे शब्दांश जो कहाँ जुड़ते हैं, शब्द के अंत में। ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द के अंत में, उपसर्ग जुड़ते हैं शब्द से पहले। हिंदी व्याकरण में ये एक शब्दांश है जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है या विस्तारित करता है। वही जो काम उपसर्ग करते हैं वही काम प्रत्यय करते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या विशेषता ला देते हैं। लेकिन ये जुड़ते कहाँ हैं, ये अंत में जुड़ते हैं शब्द के, और उपसर्ग कहाँ जुड़ रहे थे, शब्द के पूर्व में। प्रत्यय का उपयोग करके हम किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो विभक्ति और वचन परिवर्तन होता है, संज्ञा विशेषण का निर्माण होता है, काल क्रिया के प्रकार और पर्यायवाची शब्दों का निर्माण हम कर सकते हैं, संबंधवाचक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। चलिए प्रत्ययों के भेद देखते हैं। तो वही, क्योंकि ये टॉपिक संस्कृत से आया है तो संस्कृत के प्रत्यय आने लाजमी है। विदेशी प्रत्यय, क्योंकि विदेशी भाषाओं का बहुत प्रभाव रहा है हिंदी के ऊपर, और हिंदी के प्रत्यय। तो सबसे पहले हम देखते हैं संस्कृत के कौन कौन से प्रत्यय जिनका हिंदी में प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला जो प्रत्यय है उसका नाम है इक। इक एक ऐसा प्रत्यय है जिसको लगाने के बाद शब्द के प्रारंभिक स्वर में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। यानी शब्द का जो पहला नंबर स्वर है वो अगर अ है तो वो आ बन जाएगा, ई या ए है तो आई बन जाएगा, उ या ओ है औ बन जाएगा, री का आर बन जाएगा। जैसे आप देखते हैं मनस, यहाँ म न स और इक लिखा है, तो देखिए मनस के अंदर क्या था, अ था, और अभी हमने बताया कि अगर इक जुड़ रहा है लास्ट में तो अ जो है वो आ में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहां शब्द क्या बन जाएगा, मानसिक। अब आप देखेंगे ये इक जो है वो तो पीछे वाले शब्द के साथ जुड़ ही जाएगा, लेकिन इसके पूर्व वाले स्वर में भी ये क्या ला देगा, परिवर्तन ला देगा। तो मनस प्लस इक बनता है मानसिक, व्यवहार प्लस इक बनता है व्यवहारिक, समूह प्लस इक बनता है सामूहिक। ये कई बार जो है शब्द शुद्धि में भी पूछ लिया जाता है, तो व्यवहारिक नहीं होता है शब्द, व्यावहारिक होता है, ठीक है, इक प्रत्यय जुड़ने के कारण। नीति से बनता है नैतिक, बहुत बार पूछा गया है, और भूगोल से बनता है भौगोलिक, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस शब्द के प्रारंभिक स्वर में ऊ होगा, यहाँ देखिए ऊ अगर होगा तो औ बन जाएगा, तो इसीलिए भौगोलिक बन गया। अगला संस्कृत का प्रत्यय जो हिंदी में काम में लिया जाता है जिसका नाम है एय, ठीक है, शब्द के अंतिम वर्ण के स्वर को हटाकर उसमें ए प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। यानी शब्द के अंतिम वर्ण के अंदर जो भी मात्रा है उसे हटा करके ए जोड़ना है, ठीक है, और वही शब्द के प्रथम स्वर में भी परिवर्तन होगा। इक जुड़ेगा तो भी परिवर्तन होगा और ए जुड़ेगा तो भी परिवर्तन होगा। जैसे अग्नि से बन गया आग्नेय, देखिए यहाँ दो काम हुए, अग्नि वाला जो अ था वो बन गया आ ग, और न, अंतिम जो न के अंदर ई की मात्रा थी उसमें ए जुड़ गया, तो ये शब्द बन गया आग्नेय। अग्नि से आग्नेय, गंगा से गांगेय, राधा से राधेय। अब ये ए प्रत्यय जो होता है ना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपत्यवाचक। क्या कहते हैं, अपत्यवाचक। अब ये आप समझेंगे कि ये क्या शब्द हो गया। अब ये कई बार वीडियो की परीक्षा के अंदर
पटवार की परीक्षा के अंदर, ग्राम सेवक की परीक्षा के अंदर, बहुत सारी परीक्षा के अंदर जो है ये पूछा जाता है। अपत्य का अर्थ होता है संतान बोधक, यानी गंगा का पुत्र गांगेय, गांगेय, ठीक है ना। ये प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय जिसे अपत्यवाचक कहते हैं, जिससे संतान के बारे में पता चलता है। जैसे राधा का पुत्र राधेय। ये प्रत्यय जो है सिंपल रूप से लास्ट में जुड़ जाएगा, भारत प्लस ये बन जाएगा भारतीय, मानव प्लस ये बन जाएगा मानवीय। विदेशी प्रत्ययों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से प्रयोग में लाए जा रहे हैं। तो गर प्रत्यय है, साफ दिखाई देता है, जादू प्लस गर जादूगर, बाजी प्लस गर बाजीगर। ईश प्रत्यय, फरमा प्लस ईश फरमाइश, पैदा प्लस ईश पैदाइश। दान प्रत्यय, दान से बनता है रोशन दान, इत्र दान। गाह, अच्छा ये भी आपको ध्यान रखना है, गाह का अर्थ होता है स्थान, ठीक है ना। बंदरगाह, ये ना समझ लीजिएगा कि बंदरों का स्थान बंदरगाह, ऐसा स्थान जहां पे जहाज रुकते हैं, जहां पे जहाज के अंदर सामान लोड होता है, उसे बंदरगाह कहते हैं। दरगाह, दर प्लस गाह। गिर, गिर से बनता है राहगीर, उठाई गिर। अब हिंदी के प्रत्ययों की बात करें तो हिंदी के अंदर मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रत्यय काम में लिए जाते हैं। एक कहलाता है कृत प्रत्यय और एक कहलाता है तद्धित प्रत्यय। कृत क्या होता है, कई बार प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है। प्रत्यय तो वही है, लेकिन अगर क्रिया या धातु के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। धातु किसे कहते हैं, क्रिया को कहते हैं। हिंदी में क्रिया को संस्कृत में धातु कहा जाता है, हिंदी में क्रिया कहा जाता है। जैसे चल, पढ़, लिख, उठ, बैठ, गा, सो, ये सब क्या है, ये सब है धातुएं, क्रियाएं। इनके अंत में जो प्रत्यय लगता है वो कृत प्रत्यय कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, लिख प्लस अक, लिखना एक क्रिया है, उसके पीछे जो प्रत्यय जुड़ा वो अक प्रत्यय क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कृत प्रत्यय। क्यों कि ये क्रिया के पीछे जुड़ा है, ठीक है। तो कृत प्रत्यय से मिलकर जो शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हिंदी में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, एक तो कृदंत होते हैं और एक क्या कहलाते हैं, तद्धितांत। यानी जो धातु रूपों के अंत में जुड़ते हैं वो कृदंत और जो शब्दों के अंत में जुड़ते हैं वो तद्धितांत। अब देखिए कौन कौन से प्रत्यय हैं संज्ञा की रचना करने वाले, जिससे संज्ञा शब्द बनते हैं। जैसे बेल प्लस न बेलन, चंद प्लस न चंदन, मेल प्लस आ मेला, झूल प्लस आ झूला। ये संज्ञा शब्द है, बेलन है, चंदन है, मेला है, झूला है। विशेषण की रचना करने वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे विशेषण शब्द बन जाते हैं। जैसे आलू प्रत्यय है, दयालु, श्रद्धालु। ऊ प्रत्यय है, चालू, डाकू। दयालु होना विशेषण है, श्रद्धालु होना विशेषण है, चालू होना, डाकू होना, ये सब क्या है, विशेषण है। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना हटा देते हैं। देखिए जैसे आप नॉर्मली कहते हैं चलना, चलना एक क्रिया है, लेकिन इसमें मुख्य क्रिया क्या है, चल। ये ना जो है ये एक प्रत्यय ही है, ना क्या है, प्रत्यय है, जिसको हटाने पर जो अंश बचता है वही धातु कहलाता है। जैसे कहना के अंदर कह, चलना के अंदर चल, ये धातु के प्रत्यय हैं। अब कृत प्रत्यय मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। कर्तृवाचक यानी कर्ता का पता बताने वाले, जिससे पता चले कि ये काम करने वाला व्यक्ति है। कर्मवाचक, जिस धातु से पता चले कि ये कर्म हो रहा है। करणवाचक, जिसकी सहायता से, कर्ण यानी सहायता से, साधन से ये कर्म हो रहा है। भाववाचक और क्रियाद्योतक। तो सबसे पहला हम देखते हैं कर्तृवाचक। अब आप ये ना समझिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, यही सिलेबस है। देखिए आपको पटवार की जो पोस्ट मिलने वाली है वो कोई छोटी मोटी पोस्ट तो है नहीं, तो आपको जो हिंदी है उसका नॉलेज भी थोड़ा सा अच्छे स्टैंडर्ड तरीके से मांगा गया है। प्रश्नों को घुमा करके पूछा जाएगा, इसीलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कर्ता का बोध करवाने वाले प्रत्यय कृतवाच्य यानी कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे लेखक, लिखने वाला। नायक, नेतृत्व करने वाला। गायक, गाने वाला। पाठक, पढ़ने वाला। अक्कड़ से बनता है भुलक्कड़, गुमक्कड़, पियक्कड़। आंख से बनता है तैराक, लड़ाक। आलू से बनता है झगड़ालू। आकू से बनता है लड़ाकू, कृपालु, दयालु। ठीक है, इस प्रकार से ये जो शब्द हैं इनसे हमें कर्ता का पता चलता है। दूसरा जो है कर्मवाचक कृत प्रत्यय है, जिससे कर्म का बोध होता है। जैसे ओना, ओना से बनता है बिछोना, खिलौना। ना से सूंघना, पढ़ना, खाना। नी से सूंघनी, छलनी और ना से गाना। अगला है करणवाचक यानी साधन का बोध करवाने वाले। अब जैसे देखिए ये जो क्रिया, लिखने की क्रिया मैं किससे कर रही हूँ, पेन से कर रही हूँ,
तो ये जो पेन है ये मेरा साधन है, क्रिया का क्या है, साधन, जिससे पता चले कि ये क्रिया किससे हो रही है उसे कहते हैं करणवाचक। जैसे आ से बन गया भटका, भूला, झूला, ऊ से बन गया झाड़ू, ई से बन गया रेती, फांसी, भारी, धुलाई, न से बन गया बेलन, झाड़न, प्रबंधन। अगला है भाववाचक, जिससे भाव का बोध और क्रिया के व्यापार या भाव का बोध होता है। जैसे लेखन, पठन, गमन, मनन, मिलन। ती से बन गया गति, रति, मति। अ से बन गया जय, लेख, विचार, मार, लूट, तोल। आवा से बन गया बुलावा, छलावा, दिखावा, बुलावा, चढ़ावा। अगला है क्रिया द्योतक, यानी क्रिया की सूचना देने वाले। ठीक है, जैसे डूबता, ता से बन गया डूबता, बहता, चलता। या से बन गया खोया, बोया। आ से सुखा, भूला, बैठा। ना से दौड़ना, सोना, कर से जाकर, देखकर। अब देखिए मुख्य रूप से बात यह है कि उपसर्गों की पहचान हम किससे करते हैं, उपसर्गों की पहचान हम करते हैं आगे लगे उपसर्ग से और पीछे जुड़े शब्द से। उपसर्ग के जब दो टुकड़े करते हैं तो उपसर्ग सार्थक होना चाहिए, और प्रत्यय के जब दो टुकड़े करते हैं तो प्रत्यय से पूर्व पद जो होता है वो सार्थक होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये अगला जो है हमारा प्रत्यय, जिसका नाम है तद्धित प्रत्यय। अब क्योंकि कृत प्रत्यय मैंने आपको बताया कि धातु रूप के यानी क्रिया के साथ में जुड़ते हैं, वो कृत कहलाते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले तद्धित कहलाते हैं। और तद्धित प्रत्यय जिन शब्दों के अंत में जुड़ा है वो क्या कहलाते हैं, तद्धितांत कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में ये प्रत्यय लगते हैं और तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे यहाँ ता है, मानवता। तो मानव क्या है, मानव है एक संज्ञा शब्द है। अच्छा, ये भी एक संज्ञा शब्द है। अच्छा से बन गया अच्छाई, अपना से बन गया अपनापन, एक से बन गया एकता, डका से बन लड़का, लड़का से बन गया लड़कपन, मम से बन गया ममता, और अपना से अपनत्व। अब तद्धित प्रत्यय, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कृत प्रत्यय के 5 भेद थे, तो तद्धित प्रत्यय 8 प्रकार का होता है। सेम चीज है लेकिन नाम बदल दिया गया है। तद्धित यानी संज्ञा, सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़ने वाले तद्धित कहलाएंगे, और क्रिया के साथ जुड़ने वाले क्या कहलाएंगे, कृत कहलाएंगे। तो कृतवाच्य यानी जो कर्ता की सूचना देगा, भाववाच्य जो भाव का बोध करवाएगा, संबंधवाचक जो संबंध की सूचना देगा, गणनावाचक इजी एकदम जिससे हमें गिनती का पता चलेगा, गुणवाचक जिससे गुण, दोष, रूप, रंग का पता चलेगा, स्थानवाचक, ऊनवाचक, और ऊन का अर्थ मैंने आपको उपसर्ग में भी बताया था। ऊन का अर्थ क्या होता है, कम, जिससे कमी का बोध होगा। और सादृश्यवाचक तो सभी समझते हैं, सादृश्य यानी समानता का बोध करवाने वाले। कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। कर्तृवाच्य तद्धित प्रत्यय के हम देख लेते हैं, कर्ता का बोध करवाने वाले होते हैं, और संज्ञा शब्दों के अंत में आर, इया, ई, एरा, हारा आता है। जैसे कि मान लीजिए इतने सारे प्रत्यय आपको याद ना हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप तो वो जो शब्द आपके सामने परीक्षा में पूछा जाएगा उसे आप ध्यान से देखें, क्या वो कर्ता की सूचना दे रहा है। जैसे यहाँ मेरे सामने शब्द आया जुआरी, तो जुआ खेलने वाला, जुआरी किसे कहते हैं, जो जुआ खेलता है। तो जुआ खेलता है वो कर्ता है, तो ये कर्तृवाचक होगा। समझ में आ गया आपको। पान वाला, तो जो पान बेचता है वो पान वाला यानी वो भी कार्य करने वाला कर्ता है। पालनहार यानी जो पालने का कार्य करता है, पालनहार। चित्रकार जो चित्र बनाने का काम करता है वो चित्रकार। तो ये सभी शब्द जो हैं ये कर्ता की सूचना दे रहे हैं और संज्ञा शब्दों के साथ जुड़े हैं, इसीलिए कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला देखिए भाववाचक, कोई परिभाषा नहीं पूछता है लेकिन सिर्फ समझने के लिए लिखा है कि भाव का बोध। अब देखिए कुछ शब्द देखिए, बुल प्लस आ, बुलाव प्लस आ, बुलावा, बुलाने का भाव के वहां से बुलावा आया है तो वहां बुलाने का भाव है। ऊंचाई, ऊंचाई यानी ऊंचेपन का भाव। चौड़ान, चौड़ा प्लस आन, चौड़ान यानी चौड़ेपन का भाव। अपनायत, अपनेपन का भाव। छुटकारा, छोड़ने का भाव। तो इन सभी शब्दों के साथ में जो प्रत्यय जुड़ रहे हैं वो सब भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय यानी संबंध का बोध करवाने वाले। जैसे ननिहाल, ननिहाल से नानी का संबंध स्थापित होता है। ससुराल से सास ससुर का संबंध स्थापित होता है। चचेरा यानी चाचा का संबंध स्थापित होता है। भांजा यानी जो है संबंध स्थापित हो रहा है। अगला है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय, एकदम इजी, संख्या का बोध करवाने वाले, पहला, दूसरा, सातवां, चौथा। ठीक है। अगला है गुणवाचक, गुण का बोध करवाने वाले,
जैसे कि मीठेपन का गुण है तो मीठा, इतिहास ऐतिहासिक, गुण प्लस वान गुणवान, सज प्लस ईला सजीला। अगला स्थानवाचक जो स्थान का बोध करवा रहे हैं, जैसे जर्मन प्लस ई बन गया जर्मनी, चाय प्लस वाला चाय वाला, जयपुरिया जयपुर प्लस इया, कलकतिया कलकत्ता प्लस तिया। ऊनवाचक तो मैंने आपको बताया यहाँ कम का बोध करवाने वाले लघुता, प्रियता या हीनता, जैसे ढोलक, ढोल से छोटी होती है ढोलक, तो ये ऊनता का परिचय दे रही है। खटिया खाट बड़ा होता है और खटिया छोटी होती है। बचवा बच्चा बड़ा होता है और बचवा उससे भी छोटा होता है। ठाकुर का छोटा रूप होता है ठकुरा। इस प्रकार से अगला होता है सादृश्यवाचक, समानता का बोध करवाने वाले, जैसे कि सोने जैसे रंग वाला होता है तो उसको कहते हैं सुनहरा, पीले जैसे रंग वाला होता है तो कि पीला सा, हरा सा, गुलाबी सा। ठीक है, और कुछ प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं हम। क से बन गया गायक, सेवक, नायक, पाठक। ता से बन गया नेता, अभिनेता, विक्रेता। ना से लिखना, पढ़ना। आन से उड़ान, मिलान, उठान, पहचान। आई से पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, बुराई। ना से खाना पीना। ई से हंसी, बोली, गरीबी, अमीरी, रईसी। एक बार आप मेरे साथ पढ़ते जाइए ताकि आपके लिए अच्छे से क्लियर हो जाए। पा से बन गया बुढ़ापा, मोटापा। आर से बन गया सुनार, लोहार। वान से धनवान, गाड़ीवान। गर से जादूगर, सौदागर। इया से डिबिया, खटिया, बिटिया, लठिया। आस से मिठास, खटास। ला से अगला, पिछला, निचला। पन से अपनापन, बचपन, पीलापन। आहट बहुत बार पूछा जाता है, घबराहट, चिकनाहट। आकू से लड़ाकू, पड़ाकू। आवट से मिलावट, बनावट, सजावट, लिखावट। ईयल से मरियल, अड़ियल। आंख से तैराक, उड़ाक। अब आपको मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि उपसर्ग और प्रत्यय, जब भी आपके परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रत्यय जो होगा, प्रत्यय का पूर्व शब्द जो होगा वो सार्थक होगा। हमेशा ये याद रखना। जैसे कि यहाँ पे तैराक है तो तैरना एक जो क्रिया है वो तैराक से समझ उड़ रही है, उड़ से उड़ाक। मिलावट, मिल। चिकनाहट, चिकना। तो ये जो शब्द है ये सार्थक होगा। ठीक है, और उपसर्ग के अंदर अंतिम शब्द सार्थक होता है। हालांकि दोनों ही सार्थक होते हैं लेकिन मुख्य प्रकार से हम इसे ऐसे पकड़ सकते हैं। तो चलिए प्रत्यय के PYQs कर लेते हैं हम 2011, 15 और 21 वाले। 2011 के अंदर पूछा गया था कि निम्नलिखित शब्दों में से इष्ट प्रत्यय किस शब्द में लगा हुआ है। ऐसा शब्द छांटना है जिसमें इष्ट प्रत्यय लगा हुआ हो। तो देखिए अनिष्ट यहाँ पे ही दिखाई दे रहा है कि अन प्लस इष्ट, तो यहाँ पे है। बाकी सब में ठ दिखाई दे रहा है तो आंसर नहीं होगा, आंसर होगा अनिष्ट। ठीक है, इतना इजी तो 2011 में ही पूछ सकते थे। 2015 में पूछा था सेट ए में कि कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है पूछा है आपको। तो पनिहारा, पालनहारा, लकड़हारा, किस्मत हारा। तो देखिए एक ऐसा शब्द है जो कि बिल्कुल निरर्थक है तो हमारा आंसर होगा किस्मत हारा। अगला शब्द है गवैया। शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ठीक है ना, गवैया में कौन सा प्रत्यय है? गा प्लस अय्या। ठीक है ना, तो यहाँ पे अय्या आंसर हो जाएगा। जैसी मात्रा दिखाई दे रही, गवैया में डबल मात्रा दिखाई दे रही तो अय्या प्रत्यय हो गया। 2015 के सेट बी में पूछा गया प्रश्न है कौन सा सही विभाजन नहीं है। यहाँ पे मूल शब्द और प्रत्यय दिया हुआ है, इसमें से कौन सा गलत है हमें दिखाना है। तो लोहार, लोहा प्लस आर, यही गलत है। तो शब्द जो बनता है वो बनता है लुहार। ठीक है ना, लोहार नहीं बनता है। कसेरा, कासा प्लस एरा ठीक है। महत्व, महत्व प्लस ठीक है। घुमाव, गुम प्लस आर ठीक है, लेकिन ये गलत है तो यही हमारा आंसर है। 2021 के अंदर क्या प्रश्न पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों है। ये मैंने आपको ऊपर करवा दिया था और इसका आंसर मैंने आपको बता दिया था। अंतःकरण और अकथनीय, ये वही शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों पूछे गए हैं और मैंने आपको इन दोनों को बता दिया था। 2021 के अंदर सेकंड चरण के अंदर पूछा गया वही प्रश्न, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। आंसर क्या होगा? अलौकिकता, आ प्लस लौकिक प्लस ता, प्रशासनिक, प्र प्लस शासन प्लस इक। तो ये दो ऐसे शब्द है जिसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। और थर्ड चरण के अंदर पूछा गया प्रश्न है उपसर्ग प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए हमने ऊपर कर लिया था
सु प्लस बास प्लस इक, अभी प्लस मान प्लस ई, तो यही हमारा आंसर है। और चतुर्थ चरण में पूछा गया प्रश्न, किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है? तो आंसर क्या होगा? दुस्साहसिक। तो ये मैंने आपको बता दिया था, फिर भी बता देती हूँ। दुह प्लस साहस प्लस इक, तो दु उपसर्ग हो गया और इक प्रत्यय हो गया। अनुशासनिक में देखिए, अनु प्लस शासन प्लस इक, तो देखिए इसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों हो गए। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो मैंने आपको सारे प्रश्न करवा दिए हैं जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं की पटवार परीक्षा में पूछे गए हैं, और आने वाली भर्ती परीक्षा के लिए जितने भी संभावित उपसर्ग और प्रत्यय के जो उदाहरण थे, जो प्रश्न थे, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लेलिस्ट में जो है वीडियो आपके सारे मिल जाएंगे आपको, तो आप उससे जरूर पढ़ें। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।